हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू मिशन 99 प्लस। तो आज हम हमारा कंटिन्यू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाला सेक्शन। तो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। पहले तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। उसके बाद उसको सम अप भी करेंगे नोट्स से, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नोट्स है, लाइक एवरी इम्पॉर्टेंट लाइन इज़ रिटन देयर। फिर हम उसको समराइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। We have discussed nutrition in organisms in the last section. हम nutrition पढ़ चुके हैं last section में. The food material taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for various life processes. हम जितना भी खाना खाते हैं, हम जितना भी अपना फूड इनटेक करते हैं, वो हमारी सेल्स में यूज़ होता है so that हम ग्रो कर पाएँ एंड हमारी बॉडी में वेरियस प्रोसेसेस होते रहें, रेस्पिरेशन होता रहे, ट्रांसपोर्टेशन होता रहे, एक्सक्रीशन होता रहे, ये सब यूज़ कर मतलब ये सब यूज़ होते रहे। ठीक है। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज. सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन पाए. Some other pathways that do not involve oxygen. In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6-carbon molecule, into a 3-carbon molecule called pyruvate. हमेशा क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में. पहले ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, ये नहीं भूलना है. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. अब ये जो हमारा पायरूवेट सब्सटेंस बना है, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है. This process takes place in yeast during fermentation. अब ये जो सारी नॉलेज की चीज़ें बता रही हूँ ना, ये देखो सारी रट्टे मारने वाली है. पहली बात तो ये सब कुछ लर्न करना पड़ेगा. ओके. एंड हाँ जी, ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देंगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है और इसमें कुछ समझने का नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा. ठीक है. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब हमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पता लग गई. द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक respiration. Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in mitochondria. This process breaks up 3 carbon pyruvate molecules to given 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं. द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर देन इन एरोबिक प्रोसेस. जो अब एनर्जी का रिलीज़ है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो बहुत ज़्यादा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन से. समटाइम्स व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एक तो हो गया इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, एक हो गया इसमें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और एक हो गया हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन एक सही अमाउंट में नहीं है. उसमें क्या होता है, जो पायरूवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है. जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये काम नहीं आएगा वैसे. दिस buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. ये cramps भी cause करता है. अब ये जो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा, जिसमें तुम्हें ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आया, रट्टे मारने का है क्योंकि वो ये पूरा का पूरा सम अप करके लिखा गया है. बोर्ड में अगर तो ये आता है 1-2 नंबर का, तो सिर्फ ये बना देंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज.
बट अगर ये आ गया हमारा 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का, तो आई गेस नहीं आएगा। अगर 3 नंबर में आ गया तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। अब क्या दीदी रट्टे मारने हैं? रट्टे नहीं मारने हैं आपको, बस इसको पहले ये लिखना है कि ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल विच गेट्स कन्वर्टेड, विच गेट्स ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट विच इज a 3 carbon molecule and it liberates energy. This process happens in cytoplasm. When there is absence of energy, there is anaerobic respiration and the pyruvate gets converted into ethanol, carbon dioxide with energy. Ethanol is a 2 carbon molecule. This process happens in yeast. Next, there is another process where there is presence of oxygen. The process where there is oxygen is present, this is known as aerobic respiration. The pyruvate gets converted into carbon dioxide, water, energy, and this process happens in mitochondria. There are some cases where there is lack of oxygen, and in this procedure pyruvate gets converted into lactic acid with liberation of energy, and lactic acid is a 3 carbon molecule. This process happens in our muscle cells. अब मैंने रटा नहीं, मैंने एनसीईआरटी को रीड नहीं करा, मैंने सिर्फ इस सब पूरे की लाइनें बना दी, और ये देखो एक पैराग्राफ खुला खुला लिखना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे इसको। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. जो एनर्जी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है वो इमिडिएटली यूज़ हो जाती है हमारे एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं ATP, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल द अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। जो हमारी सारी की सारी सेल्स को ऐसे प्रोवाइड करता है। फ्यूल इन द सेंस वो कहना चाह रहे जैसे हमारी बॉडी के लिए फ्यूल जो है वो हमारा खाना है। हम खाने के बिना नहीं ज़िंदा रह सकते, कोई काम नहीं कर सकते हम खाने के बिना। तो ATP है वो भी सेल की तरह, सेल के लिए ऐसा ही कुछ काम करता है। इन दीज प्रोसेसेस ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. ATP जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत सारी एनर्जी में, ठीक है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे फर्स्ट चैप्टर में, बट स्टिल एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, जिसमें हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. अब देखो जैसे हमें पता है कि जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो पाती है, जिसमें ऑक्सीजन हो। और ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगी फिर वो, ठीक है। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं, उनको हम कहेंगे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उनको इंश्योर करना होता है, उनको अपने पास तसल्ली होनी चाहिए कि उनके पास एक सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी हो, ठीक है। वी हैव सीन दैट द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा and the large intercellular spaces ensures that all the cells are in contact with the air. ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, हम ये पढ़ चुके हैं। जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है ना। और ये जो हमारे लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, जैसे जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा के ऊपर, वो हमेशा एयर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion. They can go into
They can go into cells or away from them and out in the air. The direction of diffusion depends on the environmental conditions and the requirements of the plant. अब जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन होती है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है. एट नाइट, रात को, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एलिमिनेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना जो होता है वो मेजर एक्सचेंज होता है जो प्रोसेस में चल रहा होता है. और जब दिन का समय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन के वक्त और वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen is the major event at this time. अब देखो, रात को जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है. तुमने नहीं सोचा होगा कि रात को ना ऐसा होता है कि प्लांट्स को डिस्टर्ब मत करो, वो सो रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में क्या होता है कि रात को जो होता है प्लांट CO2 रिलीज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई सनलाइट नहीं होती और सनलाइट ना होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. ठीक है, तो वो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो हैंस वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है. तो हमारे बड़े हमें कहते हैं कि वो सो रही हैं, तक उनको डिस्टर्ब मत करो, ऐसा कहते हैं. बट इसका लॉजिक ये होता है. ठीक है, और दिन के वक्त ऐसा हम लोग पार्क्स वगैरह में जाते हैं, पेड़ों के पास जाते हैं, प्लांट्स के पास जाते हैं क्योंकि उस वक्त उनकी बॉडी, उनका जो स्ट्रक्चर बॉडी है वो ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा होता है, वो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर अकर हो रहा होता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है. तो हमें दिन में प्लांट्स के पास जाना चाहिए, रात को नहीं जाना चाहिए, वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है. Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. जो हमारे एनिमल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स को इवॉल्व किया, अपने ऑर्गन्स को इवॉल्व किया है. ठीक है, फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन को लेने के लिए इन्वायरमेंट में से, एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से दूर रहने के लिए गेटिंग रिड ऑफ. ठीक है, terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो पहाड़ों पे होते हैं, जो प्लेन्स पर होते हैं, वो तो बिल्कुल एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. लेकिन जो हमारी फिशेस वगैरह या फिर जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, वो पानी के अंदर होते हैं. तो उनको वही वाली ऑक्सीजन मिलती है जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है. तो तुमने कभी फ़िश को देखा, वो पूरा टाइम लाइक ऐसे उसका मुँह ऐसे हो ही रहा होता है, वो स्टॉप नहीं करती बिल्कुल, क्योंकि उसके पास इतना कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है कि उसको बार बार अपने रिब्स को ऐसे करना पड़ता है सो दैट वो ऑक्सीजन इनटेक कर पाए. Activities are not important. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than seen in terrestrial organisms. अब देखो, हम भी सांस ले रहे हैं एंड ऑब्वियसली कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं, बट हमारे पास टू बी ऑन लाइक हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें अपना मुंह पूरा टाइम खुला ही रखना पड़ेगा या फिर हम 1 सेकेंड में अपना नाक बंद नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ना. तो क्योंकि हम एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, बट जो हमारी फिशेस हैं या फिर हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, वो वाटर के अंदर है तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं है. तो वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है, वो वाटर में मिली हुई होती है, तो वो वही वाली ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. इसलिए वो बार बार उनका जो
रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है उनका बहुत ज़्यादा होता है. Fishes take in water through their mouths and hence force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. अब फिशेस क्या करती हैं, वो अपने माउथ से वाटर लेती हैं, ठीक है, उसको अपने गिल्स के अंदर भेजते हैं, जहाँ पे गिल्स में क्या काम कर रहा होता है, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो ब्लड ले लेता है. अब terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. terrestrial organisms जैसे कि लाइक हम लोग ही हो गए, हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में से रेस्पिरेशन के लिए. दिस ऑक्सीजन इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. ये जो ऑक्सीजन होती है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में होती है, डिफरेंट एनिमल्स के. ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड का, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर का सरफेस एरिया बढ़ा देता है. सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस. जैसा कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना ज़रूरी है. दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट. ये सरफेस बहुत ज़्यादा फाइन और डेलिकेट होता है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस it is usually placed within the body, so there have two passages. That will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. अब human beings का पढ़ेंगे. ह्यूमन बींग्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. अब सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे एयर? सबसे पहले कहाँ पे जाएगी? नॉस्ट्रल्स में. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. अब जब वो nostrils के पास जाएगी तो वो हमारे fine hairs के पास जाएगी. The passage is also lined with mucus. वहाँ पे mucus से lined होता है जो हमारा passage होता है, which helps in this process. From here, the air passes through the throat. उसके बाद जो हमारी air है वो throat में जाएगी. पहले नॉस्ट्रल्स में, फिर म्यूकस में एंड देन थ्रॉट में, और उसके बाद लंग्स में. पहले कहाँ पे? नॉस्ट्रल्स, देन म्यूकस, देन थ्रॉट, देन लंग्स. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है, हमारी कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, वो थ्रॉट में हमारे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. These ensure that the air passage does not collapse. ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एयर का पैसेज है वो कहीं भी कोलैप्स ना हो जाए, कभी भी ऐसा ना हो जाए, ठीक है, चिपक ना जाए. विद इन द लंग्स. अब लंग्स के अंदर क्या होगा, जो हमारा पैसेज है वो बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जो हमारे
which finally terminate in balloon like structures which are called alveoli. सिंगुलर में हम उसको alveolus कहते हैं, वही उसकी फोटो आप NCERT में देखना. The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. अब जो हमारी alveoli होती है हमारे लंग्स में, वो एक ऐसा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है जिसमें जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हो सके. द वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. अब ये जो एल्वियोली की वॉल्स होती है ना, उनके उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. जब भी हम सांस लेते हैं हमारी रिब्स ऊपर हो जाती हैं और हमारा डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो लार्ज हो जाती है जब भी हमने ब्रीथ इन किया. ठीक है, रिब्स लिफ्ट अप हो गए हमारे. ठीक है, डायफ्राम जो होता है वो अंदर हो जाता है और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो लार्ज हो जाती है. ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज स्ट्रक इन टू द लंग्स. जो हमारी एयर होती है वो लंग्स के अंदर सक हो जाती है, लिए जाती है. एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोली. और वो हमारे जो जैसे हम सांस ली, हमारी जो एल्वियोली होती है वो एक्सपैंड हो जाती है, वो उस एयर जो होती है वो एल्वियोली के अंदर फिल हो जाती है. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो हमारे ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है पूरी बॉडी से और वो उसको एल्वियोली में रिलीज़ कर देता है. और जो ऑक्सीजन होती है एल्वियोलर एयर से टेकन अप, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल्स इन द बॉडी. अब इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा ऐसा ब्लड होता है जो इम्प्योर ब्लड होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारे एल्वियोली में जाके मतलब एल्वियोली को दे देता है सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी बॉडी की, वो हमारा ब्लड एल्वियोली को दे देता है. और जो एल्वियोली होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है. ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. अब जब भी हम ब्रीथ करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं ना उनके अंदर एक रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, बची हुई वॉल्यूम होती है. इसका एक बार सवाल आया था, इसमें कैसा फ्लैशेस आ रहे कि ये वाला मेरा सवाल आया था. जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एक रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होती है एयर की, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम, सो दैट जो हमारा ऑक्सीजन है ना उसके पास एक सफिशिएंट टाइम हो अब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ होने के लिए, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिलीज़ होने के लिए. जब हमारे एनिमल्स की बॉडी का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है तो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो अकेले मतलब काम नहीं कर सकता ऑक्सीजन डिलीवरी का. उसकी जगह पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन को एयर में से लेते हैं और लंग्स में छोड़ते हैं एंड कैरी इट टू द टिश्यूज़ विच आर डेफिशिएंट टू ऑक्सीजन, और ऐसे टिश्यूज़ में भेजते हैं जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब उसके रिलीज़ करने से पहले. इन ह्यूमन बींग्स के अंदर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन. जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारी वो है हमारी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होती है, सबको पता है. विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ब्लड, जिसको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और ये पिगमेंट जो होती है वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स मतलब कि रेड ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन. जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ज्ञान की बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है और ऑक्सीजन इतना सॉल्यूबल नहीं होता है. एंड हेंस इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर बॉडी.
अब फटाफट नोट्स से रिवाइज कर लेते हैं हमारे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को। उसके बाद उसके बाद तुम्हारे माइंड में सारा समअप हो जाएगा कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है एनसीईआरटी से, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है वो हेल कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल हर बात को एक ही पैराग्राफ में घुसा रखा है, बट स्टिल इट इज़ आवर गॉड ऑफ कोर्स, क्योंकि एग्ज़ाम पूरा वहीं से आने वाला है। तो इसको एक बार अच्छे से नोट्स को पढ़ लेते हैं। और हाँ, जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, उसके नोट्स मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, सो यू कैन लुक अप ऑन दैट ऑल्सो। आई विल प्रोवाइड दैट कम्युनिटी पोस्ट का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू गाइस कैन सी दैट। अब रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के वक्त डाइजेस्टेड फूड होता है वो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जो एयर की प्रेजेंस में होता है, और इसका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, इसका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये 38 एटीपी की एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन के बिना होता है, ये 2 एटीपी की एनर्जी रिलीज़ करता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत कम है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इसके जो एंड प्रोडक्ट्स है वो अल्कोहल है, जो लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस होता है, एंड ये साइटोप्लाज्म में अकर होता है। अब रेस्पिरेशन में एक और प्रोसेस होते हैं, एक होता है गैसियस एक्सचेंज और एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing। गैसेस एक्सचेंज वही होगा जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं हमारी बॉडी में से, उसको हम कहेंगे गैसियस एक्सचेंज। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। बस हमें जब एनर्जी रिलीज़ करनी होती है हमारे सेल के अंदर, तो हम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा खाना ब्रेक डाउन हो रहा है सेल के अंदर एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, उसको हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये वही वाला ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है, इसको एक बार फटाफट समझा देते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? हमारा जो ग्लूकोज होगा C6H12O6, ये पायरुविक एसिड प्लस में एनर्जी में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब अगर है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये कहाँ पर होगा? तो ये प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी सब में रिलीज होने ही वाली है। ये ईस्ट में होता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें पायरुविक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसको हम कहेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की 1 मार्कर्स में डेफिनेशन आ सकती है, और ये ईस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस। अब जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो ये होता है हमारे मसल्स में, और जो पायरुवेट होता है उसमें वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स फटीग। इट अकर्स आफ्टर, जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हम ऐसे हाँफने लग जाते हैं ना, और हमारे कभी कभी क्रैम्प भी आने लग जाता है। तो उसको ही मतलब जब लैक्टिक एसिड उसी की बात मतलब लैक्टिक एसिड जब जनरेट होता है ना, उसी की वजह से ये हमारे को होता है। आगे, जब पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जनरेट कर लेता है, वो होता है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
अभी इसका पैराग्राफ वैसे ही बनाना जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स मतलब समझेंगे ये 3 जगहों से होता है, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिकल्स इन स्टेम्स और जनरल सरफेस ऑफ रूट्स। लीव्स के अंदर होता है स्टोमेटा से, स्टेम्स के अंदर होता है उनकी लेंटिकल से, और रूट्स में होता है उनका जनरल जो सरफेस होता है वहाँ पे। प्लांट्स गेट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन, प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो प्लांट के रूट्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के वक्त एंड उसको सॉइल पार्टिकल्स में से डिफ्यूजन करते हैं। Plants exchange gases through stomata and in large intercellular spaces which makes them contact with air. Plants gases को exchange करते हैं stomata के through भी, and carbon dioxide and oxygen are exchanged by the process of diffusion. ये वाले नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एक होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं क्योंकि वो एयर के। और जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले क्या होगा ह्यूमन बींग्स में, सबसे पहले नोस्ट्रल में जाता है ना, उसके बाद म्यूकस में जाता है, उसके बाद थ्रॉट में जाता है, उसके बाद लंग्स में जाता है, उसके बाद एल्वियोली में जाता है। याद है ना? देखो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स, द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स that line the passage called mucus. Then the air passes through the throat, उसके बाद nostril, उसके बाद mucus, उसके बाद throat and then into the lungs. जो हमारा थ्रॉट होता है उसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती हैं, और लंग्स के अंदर जो पैसेज होता है वो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइडेड होता है जिनको हम कहते हैं एल्वियोली। जो एल्वियोली होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब एल्वियोली क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, या फिर उसके पास एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में से ले आता है एंड रिलीज इट इनटू द एल्वियोली, और उसको एल्वियोली के अंदर रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels. अब जो ऑक्सीजन होता है हमारा एयर, जो हमारी लंग्स है उसके अंदर एल्वियोली है, राइट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर छोड़ दिया, उसके बाद जो एल्वियोली होगी वो फिल्टर करेगी, और वो जो ऑक्सीजन होगा वो पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी, पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड के थ्रू। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, जिसको ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहिए, ठीक है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसल्स, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारा रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होती है ऑक्सीजन से। हैंस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऐसे ही हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सबसे ज़्यादा डिसॉल्व फॉर्म में, अब लाइक हमारी ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट होती है, और जो ऑक्सीजन होता है वो इतना डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही चली जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है ना, तो वो पानी के थ्रू ही चली जाती है।
अब ये पूरा पैसेज जो पढ़ा है अभी, नॉस्ट्रल, फिर म्यूकस, देन नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राकिया। मुझे पता है ये सब नहीं बताए हैं बट स्टिल ये याद करने हैं। ब्रोंकी, लंग्स, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलर एंड देन ब्लड कैपिलरीज। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब एक तो देखो डाउट सबके मन में आएगा कि हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के गैसेस एक्सचेंज पढ़ा, सेल्यूलर एक्सचेंज, सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ा, ये फेरिंग्स लैरिंग्स पढ़ा, ये सब एनसीईआरटी तो है ही नहीं। एनसीईआरटी में देखो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने ना उसके हिंट्स तुम्हें दे रखे हैं कि एक वर्ड के हिंट दे रखे हैं कि ये वाला वर्ड दे दिया, फिर तुम्हें ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें अटकते भी हैं क्योंकि ये कहाँ से क्वेश्चन दे रखा है, जस्ट थिंक। और ये क्वेश्चन आता है, ऐसा ही नहीं कि मैं बोल रही कि नहीं आता, ये आता है क्वेश्चन। अब इनहेलेशन क्या होता है, बस तुम्हें ये सोचना है, ठीक है। इनहेल करा, सांस अंदर ली तो चेस्ट एक्सपैंड हुई, रिब्स लिफ्ट अप हुए, डायफ्राम फ्लैट हो गया और जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो इंक्रीज हो गई। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, सांस छोड़ी तो जो हमारी चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, रिब्स नीचे हो गए, डायफ्राम डोम शेप का हो गया और लंग्स की वॉल्यूम घट गई और एयर ऑफकोर्स बाहर निकल गई। ये देखो, ये डायग्राम्स देख सकते हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज। अब जो एयर है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो एल्वियोलस में हमारे पड़ा है, ठीक है। अब वो जाएगा ब्लड के अंदर थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर जो O2 होगा, हमारा ऑक्सीजन होगा, वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, वो हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व हो जाएगा आरबीसी के अंदर, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर या फिर रेड ब्लड सेल्स के अंदर। उसके बाद जो ऑक्सीजन होगा वो टिश्यूज़ में रिलीज़ हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा एयर है रिच इन ऑक्सीजन है वो एल्वियोलस में प्रोवाइडेड है, वो ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर वो हीमोग्लोबिन में जाएगी, हीमोग्लोबिन के बाद वो O2 जो होगी वो हमारे टिश्यूज़ में रिलीज़ हो जाएगी। अब जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू के अंदर, उसको हमें बॉडी में से बाहर निकालना है, राइट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ होगी और वो पहले वो ब्लड के अंदर रिलीज़ हुई, फिर वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होएगी, ब्लड के साथ मिक्स होएगी, फिर वो एल्वियोली के पास जाएगी, फिर जो होगी वो एल्वियोलर सैक में रिलीज़ होगी और वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये रटने का है, ठीक है, रटने का है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सम अप भी कर लिया, नोट्स भी समझ लिए, एनसीईआरटी भी पढ़ ली। तो आज के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग, बाय बाय।